नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आप सभी को पता है हम लोग एक सीरीज को कर रहे हैं जिसमें हम सबसे पहले फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 1000 प्रश्नों को देख रहे हैं जो लगभग कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जो हमारे सिलेबस में जो टॉपिक शामिल किए गए हैं उन टॉपिक से संबंधित ये प्रश्न हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लगातार वीडियो देखते हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें, और जो नए हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, स्थायी चुंबकन किस स्थिति में आ सकता है। स्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है। ए ढलवा लोहा, बी पिटवा लोहा, सी कच्चा लोहा या डी इस्पात। तो जो स्थायी चुंबकन है वो इस्पात में किया जा सकता है। अगला है, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, यानी अस्थायी चुंबक किस चीज़ के बनाए जाते हैं। इस्पात के, नरम लोहे के, तांबे के या चांदी के। तो जो अस्थायी चुंबक होते हैं नरम लोहे के बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक नरम लोहे के क्यों बनाए जाते हैं। तो कम चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारणशीलता के कारण, अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति कम धारण क्षमता के कारण, अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण, या कम चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। तो विद्युत जो चुंबक होते हैं ये नरम लोहे के क्यों बनाए जाते हैं। तो इसका कारण होता है कि अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति और अधिक धारण क्षमता के कारण ये नरम लोहे के बनाए जाते हैं। यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। एक भाग चुंबक तथा दूसरा भाग अचुंबक बन जाता है। एक भाग उत्तरी ध्रुव बन जाता है और दोनों भाग अचुंबकीय बन जाते हैं। तो ये देखो समझ आधारित प्रश्न होते हैं। यदि आप कॉन्सेप्ट को पता होगा कि चुंबक को आप कितने भी भागों में विभाजित करो वो हमेशा चुंबक रहती है और हमेशा दो ध्रुवों में विभाजित होती है। तो इसका ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा दोनों पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। यदि आपको कॉन्सेप्ट पता हुआ है, अच्छे से पढ़ा हुआ है और सारी चीज़ें क्लियर हैं तो आपको इस प्रकार से जो समझ आधारित प्रश्न हैं जिनमें रटने का कोई काम नहीं है आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि यही जो प्रश्न हैं जो अधिकतर बच्चों के गलत होते हैं। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है। दोनों किनारों पर, मध्य में, चुंबकीय अक्ष पर या सभी जगह समान होती है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट बेस्ड समझ आधारित प्रश्न है। तो चुंबकीय आकर्षण शक्ति की यदि हम सबसे अधिक की बात करें तो ये दोनों किनारों पर जहाँ पर पोल्स होते हैं, ध्रुव पाए जाते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। अगला है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है। तो सबसे कम यदि हम बात करें तो सबसे कम होती है उसके मध्य में, लगभग नगण्य सी मानी जाती है। तो सबसे कम उसके बीच में होती है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है, ये तो सत्य है। चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है, ये भी सत्य है। एक विलग ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। और डी वाला है, किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुव अलग हो जाते हैं। तो देखो चुंबक को आप कितने भी भागों में विभाजित कर लीजिए, इसके ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता और सिंगल ध्रुव का कोई अलग अस्तित्व नहीं होता है। तो सी वाला सही है और डी वाला गलत हो जाएगा। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। गॉस, वेबर, हेनरी या डोमेन। तो इसका मात्रक होता है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है। अगला है, चुंबकीय फ्लक्स का क्या मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स मतलब होते हैं जो किसी क्षेत्र से, मतलब इसकी परिभाषा याद नहीं है लेकिन ऐसा कुछ है कि मतलब बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या निकलने वाली, इसको चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। अगला है, निम्न में से कौन सा लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। लोह चुंबकीय मतलब जो लोहे से आकर्षित हो। लोहा, निकिल, कोबाल्ट जो तीनों लोह चुंबकीय हैं। केवल तांबा जो है लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या लोहा। तो लोहा अनुचुंबकीय की बात करी गई है यहाँ पर। तो अनुचुंबकीय पदार्थ है ऑक्सीजन, अनुचुंबकीय पदार्थ है ऑक्सीजन। लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचना को क्या कह देते हैं भाई। असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती हैं लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर, तो इनके लिए डोमेन कहा जाता है। अगला है, एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो एक डोमेन में, इसको याद रखना, परमाणुओं की संख्या 10 से 18 से लेकर 10 पे 21 की घात के बराबर होती है। स्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक या एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो जो स्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वो फेरोमैग्नेटिक होता है। देखो आपने आयरन का सिंबल पढ़ा होगा। आयरन को लोहे में, आयरन को हम बोलते हैं क्या, लोहे को बोलते हैं हम आयरन। और आयरन का जो सिंबल होता है Fe होता है। यदि आपने परमाणु जो पढ़ी होगी सारणी, उसमें Fe होता है। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं कि भाई स्थायी चुंबक जो बनती है फेरोमैग्नेटिक से बनती है, मतलब Fe इसमें आ रहा है। तो इसको आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अगला है,
मुख्य रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो उत्तर दक्षिण दिशा में। जो कंपास की सुई होती है हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहती है। चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा को इंगित करती है? चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण के लिए वो इंगित करती है। अगला है, निम्न में से कौन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? लोहा, निकेल, कोबाल्ट या पीतल? तो इसका आंसर हो जाएगा पीतल अचुंबकीय पदार्थ है यहाँ पर। अनुचुंबकीय की अलग बात हो जाएगी। अचुंबकीय पदार्थ जो चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होता है, तो एक अचुंबकीय पदार्थ। ऐसे प्रतिचुंबकीय भी बोल देते हैं, के हिसाब से मतलब प्रतिकर्षित भी कर देता है, आकर्षित नहीं होता है। ये चुंबक इसके पास ले जाएंगे, लेकिन लोहे के पास, निकेल या कोबाल्ट के पास ले जाएंगे तो चुंबक उससे चिपक जाता है, तो ये चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। स्टील को चुंबकित करना कठिन है क्योंकि कम चुंबकशील होने के कारण, अधिक धारण क्षमता होने के कारण, अधिक चुंबकशील होने के कारण या अधिक घनत्व होने के कारण। तो स्टील को चुंबकित करने का कारण इसलिए कठिन है कि इसमें अधिक धारण क्षमता होती है। अगला है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है पूर्व उत्तर दिशा में, उत्तर पश्चिम में, उत्तर दक्षिण में या दक्षिण पश्चिम में? तो उत्तर दक्षिण दिशा में सदैव ठहरता है। यदि आप एक चुंबक को डोरी से बांधकर स्वतंत्र लटकाएंगे तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में रुकेगा। निम्न में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? लौह, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन? तो अभी पढ़ा था ऑक्सीजन इसका आंसर हो जाएगा। अगला यदि हम देखें तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? यानी विद्युत के प्रति अचुंबकीय है, कोई प्रकार का आकर्षण नहीं करता। तो निकेल तो आकर्षित हो जाता है, चिपक जाता है, कोबाल्ट चिपक जाएगा, क्रोमियम चिपक जाएगा, लेकिन तांबा नहीं चिपकेगा, तो ये अचुंबकीय है। चुंबकीय याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर के बीच कौन है? चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो इसका ये प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो इन दोनों के बीच के कोण को क्या कह देते हैं? तो इनके दोनों के बीच के कोण को चुंबकीय दिक् अनुपात कहा जाता है, दिक्पात कहा जाता है। निम्न में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? तो चुंबक द्वारा एल्यूमिनियम भी आकर्षित नहीं होता, कॉपर भी आकर्षित नहीं होता, मतलब ये अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। कौन सा प्रतिचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय मतलब समझ रहे हैं, यदि आप चुंबक को उसके पास ले जाओगे तो वो चुंबक को प्रतिकर्षित करेगा, मतलब दूर की ओर फेंक देगा। एक होते हैं चुंबकीय पदार्थ जो चुंबक को आकर्षित करते हैं, यदि आप उनके पास चुंबक को ले जाओगे तो चुंबक उनसे चिपक जाएगी। और एक होते हैं अचुंबकीय, मतलब यदि आप उनके पास चुंबक को ले जाओगे तो वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, चिपकेंगे नहीं। और एक होते हैं प्रतिचुंबकीय, यदि आप उनको चुंबक उनके पास ले जाओगे तो वो चुंबक को दूर की ओर फेंकेंगे, थोड़ा हल्का आपको ऐसा फील होगा। तो जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है वो होता है हमारा विषमत। अगला है, और एक हिसाब से प्रतिचुंबकीय मतलब अचुंबकीय ही बोल देते हैं। अगला है, एक शक्तिशाली चुंबक सब पदार्थों को आकर्षित करता है, केवल लोहा और उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है, केवल लोहा एवं उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता, या कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, कुछ को प्रतिकर्षित करता है। तो एक शक्तिशाली जो चुंबक होता है वो लोहा और उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता है। अगला है, मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं भाई? तो इसके लिए हमने अभी नमन कोण बोलते हैं। मुक्त रूप से गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई। तो किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकित किया जा सकता है हथौड़े से पीटकर, गर्म करके। तो देखो, जो चुंबकीय पदार्थ है इसको विचुंबकीय, यानी इसके चुंबकीय गुण को कम किया जा सकता है या ह्रास किया जा सकता है या नष्ट किया जा सकता है। तो कैसे? उसको हम पीटकर या उसको गर्म करके, दोनों ही स्थिति में हम इसको विचुंबकित कर सकते हैं। जो हम चुंबक खरीदते हैं उनको बार बार ऊंचाई से गिराने पर भी वो कम चुंबकित हो जाते हैं, मतलब उनका चुंबकीय गुण कम हो जाता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था। तो सबसे पहले विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को ऑरस्टेड के द्वारा देखा गया था, इनके प्रयोग के द्वारा पता चला था। ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। अगला है, मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती है। तो जो चुंबकीय सुई होती है उत्तर दक्षिण दिशा में होती है, तो वो भौगोलिक अक्ष के साथ कितने का कोण बनाती है? तो 18 डिग्री का कोण बनाती है। ये इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो परेशान करेंगे। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है उत्तर दक्षिण दिशा, उत्तर उत्तर दक्षिण दक्षिण, उत्तर दक्षिण दिशा तथा दक्षिण उत्तर दिशा, या पूर्व पूर्व पश्चिम पश्चिम दिशा। तो उत्तर इसका आंसर हो जाएगा। स्थिर चुंबक की बात कही गई है, तो स्थिर चुंबक हमेशा, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन, उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण दिशा को दर्शाते हैं। अगला है, फ्लास्क घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किस माध्यम या किसी माध्यम में होता? फ्लास्क घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम
में होता है तो क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पारगम्यता। अगला है वह प्रक्रिया या क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है। डीमैग्नेटाइजेशन, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन यानी चुंबकीकरण और विचुंबकीकरण हो जाता है डीमैग्नेटाइजेशन। अगला है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो उत्तर की दिशा में संकेत करती है, उत्तर दक्षिण दिशा में संकेत करती है। दक्षिण इसमें ऑप्शन नहीं है तो उत्तर आ जाएगा हमारा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताता है विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की उस चालक में विद्युत क्षेत्र में रेखा, विद्युत चालक में चुंबकीय क्षेत्र की, विद्युत चालक में बल की दिशा तथा चालक चुंबकीय क्षेत्र में है। तो क्या होता है? जो फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम होता है इसको जरूर देखना, इससे बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। ये इसमें क्या होता है? विद्युत चालक में बल की दिशा को बताता है जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में हो। निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? तो किसी चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये तो सत्य है। विद्युत चुंबकीय प्रभाव की खोज का श्रेय ऑस्टेट को जाता है, सर्वप्रथम इन्हीं ने देखा था, ये भी सत्य है। यदि कंपास सुई को चुंबक के निकट रखा जाए तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में न रुककर किसी विशेष दिशा में व्यवस्थित हो जाती है। या डी, किसी विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। तो इसमें से हमसे गलत कथन पूछा गया है तो डी वाला है, क्योंकि यदि विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और यदि आप कंपास की सुई के पास चुंबक को रखोगे तो एक विशेष दिशा में वह व्यवस्थित हो जाती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया गया है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग इसका बनाने में किया गया है 17 का डी, जनरेटर को बनाने में इसका प्रयोग किया गया है। डायनेमो का सिद्धांत निम्न में से संबंधित है। ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये पहले भी हम देख चुके हैं। जो डायनेमो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रभाव या विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी हम बोल देते हैं इसको। अगला है विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर किस चीज़ पर कार्य करती है? तो भाई फ्लेमिंग के नियम पर ही ये दोनों चीज़ें कार्य करती हैं, फैराडे के नियम पर ये कार्य करती है विद्युत मोटर। अगला प्रश्न है हमारा, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्न में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? तो ट्रांसफार्मर के क्रोड लोहे, निकेल, तांबा या स्टेनलेस स्टील, तो ये बने होते हैं हमारे नरम लोहे के। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण या स्वप्रेरण के सिद्धांत पर या अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। तो ये ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ट्रांसफार्मर क्या है? डीसी को एसी में बदलता है, एसी वोल्टता को घटाने बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है, एसी वोल्टता को डीसी वोल्टता में परिवर्तित करता है या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो जो एसी वोल्टता है उसको घटाने बढ़ाने में इसका प्रयोग होता है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। लेंज का नियम क्या है? लेंज का नियम से संबंधित प्रश्न है तो इसका है ऊर्जा संरक्षण का नियम है। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाएगा अतिरिक्त ध्रुव, यादृच्छिक ध्रुव, दोषपूर्ण ध्रुव या परिणामी ध्रुव। तो जो तीसरा ध्रुव कहलाता है ये परिणामी ध्रुव कहलाता है। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो जो पृथ्वी के लिए है इसका आंसर है दक्षिण से उत्तर दिशा में। अगला है लोहा का क्यूरी ताप क्या होता है? तो लोहा का क्यूरी ताप होता है 780 डिग्री सेल्सियस। चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका आवश्यक भाग है? बुलाने की घंटी, पंखा, धुलाई मशीन। तो सभी में चुंबक लगा रहता है, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। विषुवत रेखा पर नीति कोण का मान होता है। विषुवत रेखा पर यदि हम बात करें तो ये 0 डिग्री होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं कितनी होती हैं? तो एक समान चुंबकीय रेखा में बल रेखाएं अभिसारी होती हैं, अपसारी होती हैं, समांतर होते हैं। तो जब चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तो बल रेखाएं समांतर होंगी, वे एक दूसरे को नहीं काटेंगे। मतलब काटती तो वैसे भी नहीं लेकिन समांतर होंगी, कहीं पर मुड़ी हुई नहीं होंगी। दिक्सूचक का प्रयोग दिशा किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता? चुंबकीय उत्तर दक्षिण के लिए तो किया जा सकता है। चुंबकीय ध्रुवता, चुंबकीय शक्ति या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो दिशा बताने के लिए तो किया जा सकता है लेकिन उसकी शक्ति को नापने के लिए अपन उसका प्रयोग नहीं कर सकते। दिक्सूचक यानी कंपास यानी दिशा बताने वाला यंत्र। दंड चुंबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? किसी दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव का प्राबल्य उसके दक्षिणी ध्रुव के प्राबल्य की अपेक्षा अधिक होता है। जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो उसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव अलग हो जाते हैं। जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काट दिया जाता है तो नए दंड चुंबक बन जाते हैं। यह किसी दंड चुंबक के ध्रुव पर परिणाम में समान और प्रकृति में विपरीत होते हैं। तो दंड चुंबक की यहाँ पर बात की गई है तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो 2 नए दंड चुंबक बन जाते हैं। यहाँ पर जो हमारे फिजिक्स वाले जो इसके सीरीज है
मतलब इस वाले वीडियो के प्रश्न हो समाप्त होते हैं। ये हमारा अंतिम प्रश्न था। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और प्रश्न अच्छे लगे होंगे। लगभग टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को डालने का प्रयास किया गया है। जो प्रश्न मुझे लगे कि टॉपिक से संबंधित है उन्हीं को सम्मिलित किया गया है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।